बस जगह और ऐसा करने वालों के नाम अलग हैं। बाकी घटना पे अगर आप नजर डालेंगे तो वो बिल्कुल उसी तरह है जैसी कि इससे पहले घटनाएं हुई। अपने ही साथियों पर अपनी AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर दी और जांच में अंत में नतीजा वही था जो मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप सबको बता रहा था। छुट्टी का ना मिलना। छुट्टी मांगी थी अपने पिता के निधन के बाद, इस जवान ने छुट्टी मांगी थी उनके अंतिम संस्कार में जाने के लिए, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट है, जो घायल है इस वक्त, जिनका इलाज चल रहा है। उन्होंने छुट्टी देने से साफ इनकार कर दिया। एक जवान किस स्थिति से गुजरता होगा जब किसी के पिता का, माता का निधन हो जाए और उसके बाद उसे छुट्टी ना मिले। उसके दिमाग में हर समय यही ख्याल आता है कि ऐसी नौकरी का, ऐसी देश सेवा का क्या फायदा जब वो अपनों की ही सुरक्षा नहीं कर पाए, अपनों के दुख में शामिल ना हो पाए। कोई व्यक्ति अपने पिता की अंतिम संस्कार में नहीं जा पाएगा तो आपको उससे क्या उम्मीद लगती है? क्या वो 16 घंटे हथियार लेकर के खड़े होकर ड्यूटी कर पाएगा? क्या वो अपने उस अधिकारी का कहना मान पाएगा जिसने उसे मना कर दिया कि नहीं, तुम अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा सकते या उनके अंतिम दर्शन करने नहीं जा सकते? आपको लगता है ये मुमकिन है? पिछले कुछ महीनों में हमने आपको बहुत सारी खबरें बताई। उनमें से कुछ खबरें आत्महत्या से जुड़ी हुई थी जवानों की, और कुछ खबरें थी जिनमें जवानों ने अपने साथी जवानों पर ही हमला किया। कभी गोलियों से हमला किया, कभी किसी और हथियार से हमला किया, जिसमें कई सारे जवान मारे गए। वो किसी दुश्मन के हाथों नहीं मारे गए, बल्कि अपने ही साथी द्वारा गोलियों से छल्ली कर दिए गए। एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। अभी हाल ही में से पहले आपने जोधपुर का मामला देखा ही था, जहां CRPF के जवान नरेश जाट ने पहले फायरिंग की और फिर खुद को आखिर में, अंत में खुद को गोली मार ली। जिसके बाद से कई सारे सवाल खड़े हुए कि आखिर क्यों लगातार ऐसी घटनाएं अर्धसैनिक बलों में बढ़ती जा रही हैं, जहां पर जवान आत्महत्या कर रहे हैं या फिर अपने साथी जवान की जान ले रहे हैं। जब शुरुआती जांच हुई तो ऐसा पता चलता था कि कहीं ना कहीं ये सारे जवान जो हैं वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। मानसिक तनाव कई कारणों का था। ड्यूटी का एक्स्ट्रा प्रेशर होना, जो ड्यूटी 8 घंटे से 9 घंटे की होनी चाहिए थी वो 12 से 16 घंटे तक की हो रही थी। छुट्टियों का ना मिलना, जहां कहा जाता है कि 100 दिन की छुट्टी निर्धारित की गई है सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, अमित शाह द्वारा, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं उनके द्वारा, लेकिन वो 100 दिनों की छुट्टी तो छोड़िए, 20-30 दिनों तक की छुट्टियां मिल पाना मुश्किल हो रहा। और अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है। बस जगह और ऐसा करने वालों के नाम अलग हैं। बाकी घटना पे अगर आप नजर डालेंगे तो वो बिल्कुल उसी तरह है जैसी कि इससे पहले घटनाएं हुई हैं। आपको बता दूं, कलकत्ता के नेशनल म्यूजियम में इस बार एक घटना घटी है। यहां पर CISF की तैनाती है। CISF के पास जिम्मा है कि वो नेशनल म्यूजियम की सिक्योरिटी को देखे। यहीं पर तैनात CISF के जवान अक्षय कुमार मिश्रा ने शनिवार शाम करीब 5 से 6 बजे के करीब अपने ही साथियों पर अपनी AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग इतनी ज्यादा भयानक थी कि AK-47 की पूरी मैगजीन खाली कर दी गई, जिसमें 30 से 40 राउंड फायर हुए। और इस फायरिंग के दौरान CISF के ही ASI रंजीत सारंगी, जिनका नाम है, वो शहीद हो गए और असिस्टेंट कमांडेंट जो थे इसी घटना में वो बुरी तरीके से घायल है। बहुत मशक्कत के बाद CISF के जवानों ने, कलकत्ता पुलिस की स्पेशल फोर्स ने कहीं जाकर के उस जवान पर काबू पा पाया जिसने ये फायरिंग की थी। उसके बाद धीरे धीरे जांच हुई और जांच में अंत में नतीजा वही था जो मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप सबको बता रहा था। छुट्टी का ना मिलना। छुट्टी ना मिलने की वजह से ये जो जवान था वो इतना तनाव में आ गया था कि इसने एक गलत कदम उठाया और इस गलत कदम के चलते हुए हमारा एक जवान शहीद हो गया और एक बुरी तरीके से घायल है। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब 2 महीने पहले इस जवान ने छुट्टी मांगी थी
अपने पिता के निधन के बाद इस जवान ने छुट्टी मांगी थी उनके अंतिम संस्कार में जाने के लिए, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट है, जो घायल है इस वक्त, जिनका इलाज चल रहा है। उन्होंने छुट्टी देने से साफ इनकार कर दिया। छुट्टी देने से इनकार करने के बाद ये जो जवान था सीआईएसएफ अक्षय कुमार मिश्रा, ये इतना ज्यादा परेशान हो गया, मानसिक तौर पर खुद को इतना तनाव में ले लिया इसने, और एक दिन इसने आकर के ये गलत कदम उठा दिया। उसने बाद में ये कबूला भी कि उसका निशाना जो था वो असिस्टेंट कमांडेंट था। जो एएसआई शहीद हुए रंजीत सारंगी, वो उसका निशाना नहीं थे। आप सोच सकते हैं कि एक जवान किस स्थिति से गुजरता होगा जब किसी के पिता का, माता का निधन हो जाए और उसके बाद उसे छुट्टी ना मिली। उसके दिमाग में हर समय यही ख्याल आता है कि ऐसी नौकरी का, ऐसी देश सेवा का क्या फायदा जब वो अपनों की ही सुरक्षा नहीं कर पाए, अपनों के दुख में शामिल ना हो पाए। जब कोई व्यक्ति अपने पिता की अंतिम संस्कार में नहीं जा पाएगा तो आपको उससे क्या उम्मीद लगती है? क्या वो 16 घंटे हथियार लेकर के खड़े होकर ड्यूटी कर पाएगा? क्या वो अपने उस अधिकारी का कहना मान पाएगा जिसने उसे मना कर दिया कि नहीं, तुम अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा सकते या उनके अंतिम दर्शन करने नहीं जा सकते? आपको लगता है ये मुमकिन है? कोई कितना भी खराब होगा, कोई कितनी भी मानसिकता से खराब इंसान होगा, वो भी ऐसी परिस्थितियों में साथ देगा एक जवान का। आपके आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी से इतना ज्यादा मनभेद होना कि उसे छुट्टी ना देना, इस तरीके से उसे प्रताड़ित करना, यह गलत। और यही कारण बनता है ज्यादातर मामलों में जब गोलियां चलती हैं जवानों के बीच आपस में। नरेश जाट के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब अधिकारियों ने सौतेला व्यवहार किया, अधिकारी उन्हें जबरदस्ती परेशान कर रहे थे, तब जाकर के बहुत ज्यादा हताश होने के बाद नरेश जाट ने खुद को गोली मारी। आप खुद समझिए, सीआईएसएफ अर्धसैनिक बलों की एक बहुत ही अच्छी डेकोरेटेड फोर्स है, जिसे बहुत डिसिप्लिन्ड फोर्स माना जाता है, लेकिन उसके भी जवान जब ऐसा कदम उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है ये। और ऐसी खबरों को बताने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हर बार मैं शून्य पे आकर के खड़ा हो जाता हूं। जहां से मैं शुरू करता हूं वहीं मैं खुद को पाता हूं हर बार। हजारों बार हमने अपने वीडियोस के माध्यम से यह कहा कि जवानों और अधिकारियों के बीच में जो ये तालमेल की कमी बैठ रही है, कहीं ना कहीं वही खाई बनती चली जा रही है अब। और यही कारण है आपसी मतभेद होने का। और जवान ऐसे आपसी मतभेद को दिमाग पे लेते हैं, उसके लिए वो मेंटली हैरेस समझते हैं खुद को, और उसके बाद वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। ये जवान है, इनके पास हमेशा से अत्याधुनिक हथियार रहते हैं। AK-47 जैसा अत्याधुनिक हथियार इनके पास 2400 घंटे रहता है। और हमारे रक्षा मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को यह समझना चाहिए कि ऐसे जवानों की मानसिक स्थिति हमेशा संतुलित रहनी चाहिए, नहीं तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और हो सकता है इससे भी ज्यादा विभत्स घटनाएं हों फ्यूचर में। क्योंकि जब गोली हथियार से निकलती है तो वो ये नहीं देखती है कि उसके रास्ते में कौन आ रहा है। क्या वो बहुत बड़ा कोई अधिकारी है, क्या वो कोई साथी जवान है, या कोई आम इंसान है। वो अपना रास्ता खुद तय करती है। और इससे भी खतरनाक हथियार सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, असम राइफल्स हो, ऐसे तमाम अर्धसैनिक बलों के पास रहते हैं। उन हथियारों का सही इस्तेमाल होना चाहिए, उन हथियारों का देश के दुश्मनों पर इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन आज हमारी विडंबना यह है, हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि उन हथियारों को, इन गोलियों का इस्तेमाल हमारे जवान अपने ही जवानों पर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सब कुछ हो रहा है इसलिए क्योंकि जो अधिकारी हैं इन फोर्सेस में, वो सही से अपने जवानों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे। वो जवानों को कहीं कुछ जगहों पे तानाशाही दिखाते हैं जवानों के ऊपर। वो सोचते हैं कि हम अधिकारी बन गए हैं तो हम ही जो कहेंगे वही होगा। ऐसा नहीं हो सकता। हर फोर्स में अपना एक नियम है, अपने कायदे हैं। अगर अधिकारी उन्हीं नियम कायदों के अनुसार चले
तो ये गोली कांड कभी ना हो अर्धसैनिक बलों में। लेकिन जब वो रौब जो होता है वो जब सर पे चढ़ने लगता है अधिकारी का, जिसमें उसे यह लगने लगता है कि वही सब कुछ है, वही भगवान है उस जगह का, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। जब वो अपने से छोटे जवानों को, अधिकारियों को कुछ नहीं समझता, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। और इसे रोकने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है कि जवानों की काउंसलिंग हो, टाइम टाइम पे उनसे पूछा जाए। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि इन जवानों की काउंसलिंग वही अधिकारी करते हैं, या कोई ऐसा ही अधिकारी करता है जो उस अधिकारी के अधीन होता है, जिसके द्वारा इन जवानों को हैरेस किया गया होता है मानसिक तौर पर। तो वो काउंसलिंग भी सही तरीके से नहीं हो पाती, या होती भी है तो उसकी रिपोर्ट कभी उन आला अधिकारियों तक नहीं पहुंचाई जा सकती जो कि इस पे एक्शन ले सकते हैं। और सबसे खराब जो सेना में है वो है एक फॉर्म नंबर 10, जिससे हर सैनिक कहें हर जवान डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि इस फॉर्म के भरने के बाद आपका सर्विस रिकॉर्ड खराब कर दिया जाएगा। सर्विस रिकॉर्ड खराब होने का मतलब आपको जब आप रिटायर होंगे, या फिर अगर आप वो बल छोड़ना चाहते हैं, वो फोर्स छोड़ना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। अगर आप सर्विस में रहेंगे तो आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। और ये सारी शक्ति एक अधिकारी के पास होती है, और इसी का डर दिखाते हैं अधिकारी छोटे जवानों पर, जिसके कारण जवान भी तनाव में रहता है और अधिकारी अपनी मनमानी कर पाते हैं। हालांकि इस नियम का सही इस्तेमाल हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस नियम का इस्तेमाल तानाशाही दिखाने के लिए होता है जवानों के ऊपर, जो गरीब घरों से आते हैं, जो मध्यम वर्ग परिवारों से भी नहीं बल्कि मध्यम से भी नीचे वर्ग के परिवारों से आते हैं, जो सिर्फ अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं। जवान कभी यह नहीं कहता कि वो 16 घंटे ड्यूटी पर खड़ा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जवानों की, वो ना मिले, अमानवीय व्यवहार हो, तो एक जवान मजबूरी में आकर के ऐसे कदम उठा लेता है। हालांकि ये कदम उठाना गलत है, इसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा कि किसी जवान की आप जान ले लें दूसरे जवान की। लेकिन यदि एक व्यक्ति के पास, अगर मानसिक तौर पर हम देखें, अगर किसी व्यक्ति के पास हथियार है जिससे वो किसी की जान ले सकता है, तो ऐसे स्थिति में हमें बहुत ही संवेदनशील होना पड़ेगा। अधिकारियों को संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। अगर वो संवेदनशील नहीं हो सके तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और हमेशा अधिकारी देखा गया है कि ऐसी संवेदनहीनता करते हैं। कई जगह ऐसी खबरें आई हैं, बहुत से ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां लोग, अधिकारी जो होते हैं, वो बदतमीजी से बात करते हैं जवानों से, गाली गलौज करते हैं उनके साथ, उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह अधिकारियों को समझना चाहिए, क्योंकि एक जवान के पास शक्तियां उतनी लिमिटेड होती हैं। वो जाता है, उसे जहां ड्यूटी नियुक्त किया जाता है वहां ड्यूटी करता है, अपनी बैरक में आता है, जो उसे खाने को दे दिया जाता है वो खा लेता है। इसकी भी कभी वो शिकायत नहीं करता, और करेगा भी तो किससे करेगा? उसी अधिकारी से जो उसे पिछले कई दिनों से प्रताड़ित कर रहा होता है। ऐसे मामलों में ये सारे जो मामले हैं वो इसीलिए दब जाते हैं क्योंकि ये अंदर तक ही सीमित रह जाते हैं। अभी कुछ दिनों से जब ये मामले बाहर आ रहे हैं तो उन अधिकारियों पर भी एक्शन हो रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सीमित एक्शन हो रहा है। जब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं उसके बाद एक्शन हो रहा है। सबसे बड़ी गलती तो ये है। अगर ऐसी घटनाओं के होने से पहले सख्त कदम उठा लिए जाएं तो शायद कलकत्ता जैसी, जोधपुर जैसी, पंजाब जैसी, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जैसी घटनाएं रुक जाएं। और जो हमारे जवान पिछले 10-12 साल में जो हमारे जवान इस वजह से शहीद हुए हैं क्योंकि उनके साथियों ने ही उनकी जान ले ली है, या आत्महत्या के कारण जो शहीद हुए, वो ना हो। 2012 से 2022 तक इस पूरे दशक में 1208 जवानों ने आत्महत्या की है। ये आंकड़े मैं पहले भी आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं। 1.25 लाख से ज्यादा जो जवान हैं उन्होंने या तो पहले ही सेवानिवृत्ति ले ली है या फिर रिजाइन डाल दिया है
सेवा से ही पूरी तरीके से खुद को अलग कर लिया। और हर किसी के पीछे, हर एक रिजाइन के पीछे, हर एक सेवानिवृत्ति के पीछे अगर आप कारण जानना चाहेंगे तो यही होगा कि अधिकारियों की मनमानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक भी जवान आपको यह कहता हुआ नहीं मिलेगा कि मैं अपनी स्वेच्छा से यह कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है और अधिकारियों को यह चीज समझनी पड़ेगी कि तानाशाही अब इन फौजों में तो, इन बलों में तो ना ही करें तो बहुत अच्छा होगा। किसी भी बल में ना करें, सेना में भी ना करें। जो उनका दायरा है वो उसमें रहें, जवान अपने दायरे में रहेगा और यह काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। क्योंकि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं कंधों पर है। एक अधिकारी पूरे बॉर्डर को कवर नहीं कर सकता। वो जवान ही होते हैं जो पूरे बॉर्डर को हर वक्त गश्त करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी सरहदों की, हमारी चीजों की सुरक्षा करते हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा करते हैं। चुनाव अच्छे ढंग से हो वो वही सुनिश्चित करते हैं। इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाने नहीं आता है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ आदेश देता है। चुनाव कौन करवाता है? वो जवान, वो सीआरपीएफ, आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, चाहे कोई भी हो, वो हथियारबंद जवान ही उन चुनावों को सही से करवा पाते हैं। और ना आपको पता है हमारे देश में क्या हालात बन जाएंगे अगर ये अर्धसैनिक बल ना हो तो। इस देश में अभी तक न जाने कितने गृह युद्ध हो चुके होते अगर ये अर्धसैनिक बल ना हो तो। इसलिए आप सबसे निवेदन है, भारत सरकार से, रक्षा मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से, सभी से यह हमारा निवेदन है कि ऐसे मामलों को बढ़ने से पहले इन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। और अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका यह है कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त दंड दिया जाए, ताकि और अधिकारियों के लिए यह एक उदाहरण पेश हो। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।